बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एन फ्रैंक अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की आज हम समरी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये कहानी है एक यंग गर्ल की, जो एक यहूदी लड़की है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजियों से बचने के लिए अपनी फैमिली के साथ छुपते छुपाती रही। और ये लड़की एक डायरी में अपने लाइफ के हार्डशिप्स, थॉट्स, फेयर्स एंड होप्स को लिखती है। और इस लड़की की डायरी पब्लिश होती है इसकी डेथ के बाद, किस नाम से? एज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एज अ डायरी ऑफ यंग गर्ल provides a deeply personal and insightful account of the life in hiding and the horrors of war. ट्रेजिकली इस लड़की एन की डेथ हो जाती है बर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप के अंदर 1945 में, जिस वक्त इसकी एज सिर्फ और सिर्फ 15 ईयर्स होती है। कहानी की समरी से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले आती है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं, डायरी के राइटर हैं, और एक 13 साल यहूदी लड़की हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में अपने वालिदैन और ख़ुद को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं। इसके बाद एन फ्रैंक के फादर हैं ओटो फ्रैंक। ओटो फ्रैंक जो है वो एन फ्रैंक के फादर हैं, जो स्टोरी के एंड तक ज़िंदा रहते हैं। वही वाहिद होते हैं जो उस स्टोरी के अंदर बच जाते हैं। एडिथ फ्रैंक जो है वो उनकी मदर है। मॉर्गेट फ्रैंक एन की बड़ी सिस्टर हैं, जो बहुत ही खामोश, महज़ब और समझदार लड़की हैं। इसके अलावा मिस्टर वॉन्डन है, ये एक मर्चेंट हैं जो ओटो फ्रैंक के फ्रेंड हैं, और ये भी फ्रैंक फैमिली के साथ उनके रूम को जॉइन करते हैं। इसके अलावा मिसेस वॉन्डन है, ये उनकी वाइफ़ हैं, मिस्टर वॉन्डन की ये वाइफ़ हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मगरूर किस्म की औरत हैं, ये एन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके अलावा इनका पीटर बेटा है, पीटर वॉन्डन। मिसेस वॉन्डन और मिस्टर वॉन्डन के एक बेटा भी है, पीटर वॉन्डन, जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा शर्मीला और बहुत सिंपल होता है, मगर बाद में उसका एन के साथ बहुत ही ज़्यादा करीबी रिलेशन बन जाता है, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी बन जाता है। मिस्टर डसल है, जो कि एक उधेड़ उम्र के डेंटिस्ट हैं, और वो भी इस सीक्रेट एनेक्स में शामिल हो जाते हैं। मीप गाइस हैं, जो कि ओटो फ्रैंक की एक बहुत ही वफ़ादार मुलाज़िमा है, जो उन्हें खाने-पीने और बाकी अदर सामान जो है ना वो भी प्रोवाइड करती रहती है उनको। काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प करती हैं उनकी सीक्रेट एनेक्स में छुपने के बाद। जॉन स्किलमैन एंड विक्टर कगलर हैं, ये दोनों ओटो फ्रैंक के कोलीग्स हैं, जो फैमिलीज़ को छुपाने में हेल्प करते हैं। तो ये थे कुछ मेन कैरेक्टर्स जो स्टोरी में सामने आएँगे। इसके बाद आप शुरू करते हैं समरी को। 12 जून 1942 को एक नौजवान यहूदी लड़की एन फ्रैंक उसकी 13वीं सालगिरह थी। 13वीं सालगिरह पर उसको एक डायरी मिलती है, एज़ अ गिफ्ट उसको ये डायरी मिलती है, और वो इस डायरी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फ़ौरन से इसमें लिखना शुरू कर देती है। एक तरह से वो इस डायरी को अपनी इमेजिनरी फ्रेंड भी मानती है, और इसका एक नाम भी रखती हैं। क्या नाम रखती हैं? उन्होंने इस डायरी का नाम रखा होता है किटी, और वो इससे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है, वो इस डायरी के अंदर लिख रही होती हैं। और वो बताती हैं कि वो लड़की और उसकी फैमिली फ्रैंकफर्ट जर्मनी से हैं, और एन रहती है अपने अब्बू, अम्मी और एक बड़ी बहन के साथ, जिसका नाम है मॉर्गेट, एम्स्टर्डम हॉलैंड के अंदर। और इस लड़की एन के फादर डच अपेक्टा कंपनी, जो कि एक जैम मेकिंग कंपनी है, जैम मेकिंग एक फैक्ट्री है, उसकी डायरेक्टर हैं। एन एक आम सी ज़िंदगी गुजार रही होती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है, और बहुत सारे टीनेज बॉयज़ होते हैं जो एडमायरर होते हैं उसके, और वो अपनी तालीम के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती है। लेकिन फिर हालात कुछ इस तरह से बदल जाते हैं कि उसकी जो सिस्टर है मार्गरेट, उसकी जो बड़ी बहन है, उसको एसएस की तरफ से एक कॉल आती है। जब वो इस कॉल को रिसीव करती है, तो उस कॉल के बाद उसको वहाँ से भागना पड़ता है अपनी जान को बचाने के लिए। उनको ये बताया जाता है कि उनकी जान खतरे में है, इसलिए उनको कहीं पर छुप जाना चाहिए। मिस्टर ऑटो फ्रैंक के कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी हेल्प से एन और उसकी फैमिली एक सीक्रेट एनेक्स में बना लेते हैं, जो अपेक्टा के वार हाउसेस और ऑफिसेज से जुड़ा एक घर के कमरे होते हैं। और जल्द ही एक और फैमिली भी उनके साथ आकर शिफ्ट हो जाती है, और वो फैमिली होती है वॉन डॉन फैमिली। वॉन डॉन फैमिली जो है, इसके अंदर मिस्टर वॉन डॉन होते हैं, मिसेस वॉन डॉन होती हैं, और उनका एक नौजवान बेटा होता है, पीटर वॉन डॉन। इन दोनों का ये जो बेटा है वॉन डॉन, ये 16 ईयर्स का होता है, और एन को ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो इससे बहुत बोर होती है। अन इंटरेस्टिंग सा ये लड़का लगता है उसको, और वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये सीक्रेट एनेक्स बिल्कुल भी पुरसुकून जगह नहीं होती।
कम जगह की वजह से साथ-साथ फैमिलीज़ रहती हैं, रोज़ वहाँ पे झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। लेकिन एन महसूस करती है कि बाहर की ज़िंदगी के मुकाबले में ये कहीं ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर फ्रैंक फैमिली के कई यहूदी रिश्तेदार और दोस्त उन सबको हिरासती कैंपों में ले जाया जा रहा है। एन कहती है कि चलें, इस बात का शुक्र है कि हम यहाँ पर बिल्कुल महफूज़ हैं, यहाँ पर हमें कोई ख़तरा नहीं है। ये सोचती है एन। चंद महीनों के बाद एक उधेड़ उम्र का डेंटिस्ट एल्फ्रेड रसल जो है वो भी उनके साथ रहने के लिए आ जाता है और वो एन के साथ एक कमरा शेयर करता है। एन फ्रैंक का डसल और पीटर की मदर जो हैं, मिसेस वॉन्टन, उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती। मैंने आपको बताया था कि जो पीटर की मदर हैं, मिसेस वॉन्टन, वो हर वक्त एन से लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मगरूर किस्म की औरत है। इस वजह से वो बिल्कुल भी एन को पसंद नहीं करती और हमेशा उस पर तनकीद करती रहती हैं। किस बात पर तनकीद करती हैं? तनकीद इस बात पर करती हैं कि ये बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की है, बहुत ज़्यादा बातें करती है, और ये बिल्कुल भी खामोश नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में एन खुद को बहुत ज़्यादा तनहा महसूस करती है और सोचती है कि क्या उसे कभी कोई ऐसा दोस्त मिलेगा जिस पर वो वाक़ई भरोसा कर सके। एन अपने पुराने दोस्त हेनेडी के ख्वाब देखकर बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाती है। एन के लिए हेनेडी जो है वो यहूदियों की तकालीफ की एक अलामत है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है उसको ख्वाब में देखकर। 1.5 साल गुज़र जाता है और एन हकीकत में एक नौजवान लड़की बन जाती है। अब जब वो जवान हो गई है तो वो सेक्सुअलिटी, लव और पर्सनल आइडेंटिटी के सवालात पर भी गौर करती है। आपको याद है, मैंने आपको एक पीटर के बारे में बताया था, मिसेस वॉन्टन और मिस्टर वॉन्टन का जो बेटा है, जो बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अचानक वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। क्या पीटर वो शख्स हो सकता है जिस पर वो भरोसा कर सकेगी? एक रात एन एक ख्वाब देखती है जो उसकी ज़िंदगी को बदल देने वाला ख्वाब होता है, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। ये ख्वाब पीटर पीटर शिफ के बारे में होता है। पीटर शिफ कौन होता है? पीटर शिफ उसका एक दोस्त होता है जो उसके साथ बचपन में खेला करता था और वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, बहुत ज़्यादा उसको पसंद करती थी। उस ख्वाब के बाद एन खुद को इंडिपेंडेंट और अडल्ट फ़ील करने लगती है और पीटर के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारने लगती है और महसूस करती है कि उसको पीटर शिफ के लिए जज़्बात आहिस्ता-आहिस्ता पीटर की मोहब्बत में बदलते जा रहे हैं। एन और पीटर कुछ वक़्त के लिए एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक-दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। लेकिन आखिर में एन फैसला करती है कि वो खुद को इससे दूर कर लेगी और वो तय करती है कि वो जब बड़ी हो जाएगी तो वो एक राइटर और जर्नलिस्ट बनेगी। और एक सोच ऐसी थी जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। वो क्या सोचकर खुश होती थी? वो ये सोचकर खुश होती थी कि शायद उसकी जंग के दौरान लिखी गई डायरी एक दिन बुक की सूरत में पब्लिश होगी, एक किताब की सूरत में पब्लिश होगी। एन की डायरी में आखिरी जो उसकी तहरीर होती है, उसके अपने वजूद पर गौर व फ़िक्र से रिलेटेड होती है कि वो कभी अपनी दूसरी ज़ात दुनिया के सामने ज़ाहिर कर पाएगी। दूसरी ज़ात से क्या मुराद? कि वो सीरियस और सेंसिटिव कितनी ज़्यादा है। लोगों की नज़र में ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ही बेवकूफ़ लड़की है, बहुत ज़्यादा बातें करती है, लोगों से तंग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मिसेस वॉन्टन जो हैं, वो डेंटिस्ट, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, सिर्फ़ इसी वजह से वो समझते हैं कि ये बिल्कुल फ़िज़ूल बातें करती है, बहुत ज़्यादा बोलती है। लेकिन वो ये चीज़ इस चीज़ पर गौर फ़िक्र करती है, अपनी डायरी के अंदर इस बारे में भी लिखती है कि क्या वो ज़ात भी कोई देख पाएगा? क्या वो भी कोई समझ पाएगा कि जो मेरे अंदर है, मतलब मैं कितनी सीरियस और सेंसिटिव हूँ? वो डायरी अगस्त 1944 में अचानक ख़त्म हो जाती है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन की गई है कि सीक्रेट एनेक्स को उसके अंदर रहने वालों को एसएस के हवाले कर दिया गया। एन और मार्गरेट को आखिर आखिर में बर्गन-बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ दोनों को टाइफाइड के बायस डेथ हो गई, एन की भी और उसकी सिस्टर की भी। 1 महीना पहले जब इत्तेहादी फ़ौज ने कैंप को आज़ाद करवाया था, इससे पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। एन की फैमिली में सिर्फ ऑटो फ्रैंक बच चुके थे। ऑटो फ्रैंक जो एन के फादर हैं वही ज़िंदा बचे थे और उनकी एक सर्वेंट थी जिसका नाम था मिप, और जिसने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी की थी, वो बच गई थी। अ, एन के अंदर से, और यही वो सर्वेंट थी जिसने वो डायरियाँ उसकी लाकर उन उसके फादर को दी। एन ने जो डायरीज़ लिखी थी वो उनके फादर को दी और उसकी डेथ के बाद जब कोई भी नहीं बचा था तो उनके फादर ने वो डायरीज़ पब्लिश भी करवाई। तो यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है और उसकी डायरी पब्लिश हो जाती है। तो अब हम देखते हैं
इसकी कुछ मेजर थीम्स को, द स्ट्रगल्स ऑफ ग्रोइंग अप। एंड छुपने के दौरान इमोशनली और इंटेलेक्चुअली मैच्योर हो जाती है और आइडेंटिटी, लव और इंडिपेंडेंस जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है ये। द हॉरर्स ऑफ वॉर एंड परसिक्यूशन। एन की डायरी हॉलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों की तकालीफ और पकड़े जाने के खौफ को दिखाती है। इसके अलावा होप एंड ऑप्टिमिज्म का थीम है। वो हार्डशिप्स जो एन को फेस करना पड़ी, उनके बावजूद एन अपने फ्यूचर के बारे में बहुत पुरुम्मीद थी, बहुत ज़्यादा अच्छा सोचती थी अपने फ्यूचर के बारे में और इंसानों की भलाई पर यकीन रखती थी। इसके अलावा आइसोलेशन एंड लोनलीनेस का थीम है। एन अक्सर खुद को गलत महसूस करती थी और इमोशनल कनेक्शन और दोस्ती की ख्वाहिश रखती थी। फैमिली एंड रिलेशनशिप का थीम है। ये डायरी एन के सिस्टर, पेरेंट्स और सीक्रेट एनेक्स के इनहेबिटेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स को भी एक्सप्लोर करती है। द पावर ऑफ राइटिंग। राइटिंग इन हर डायरी हेल्प एंड एक्सप्रेस थॉट्स, इमोशंस एंड ड्रीम, शोकेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशंस। अपनी डायरी में लिखना एन को अपने ख्यालात, जज्बात और ख्वाबों का इजहार करने का भी मौका देता था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।